हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, है ना। बने भी होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। देखिए, हमने एक वीडियो डाली थी, है ना, यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की महामैराथन क्लास, जो कि लगभग, है ना, 1 घंटे की थी और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और जो है बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया आज, है ना, बता भी रहे थे कमेंट में। तो हमारी एक वीडियो और पड़ी है यूट्यूब पर ही, है ना, डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के मैथ की महामैराथन, जो कि वो भी 1 घंटे लगभग की वीडियो है ना। तो आप अगर उसको देख लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में आप भी जो है पूरा गर्दा काट के आएंगे। तो आइए देखते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पे जो हमने आज लिया है, ये है हमारा पहला पेपर, जो कि जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, है ना, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक, है ना, शोध एवं नवाचार। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये बहुत आराम से हम देखेंगे। थोड़ा बहुत यदि बैकग्राउंड के म्यूजिक में, है ना, प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन, है ना, को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन क्या होता है। देखिए 2016 में भी आया था, 18 में दोबारा जब पेपर हुआ था तो भी आया था। तो देखो क्या है मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन का मतलब ही है, इसको हम अलग करेंगे तो मूल्यों का अंकन करना। किसी वस्तु के मूल्यों का अंकन करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, है ना। कि जो टीचर होते हैं और जो छात्र होते हैं वह यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य हैं क्या उनको वो प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप केवल लगातार वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे, है ना, और देखेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के आप बहुविकल्पीय भी कर लेंगे पूरा, और जो लघुत्तरीय आता है वो भी पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। शैक्षिक मापन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है, जो मापन होता है वो मूल्यांकन का ही क्या होता है, एक भाग होता है, जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा और अंकों में प्रदर्शित करता है। तो अगर मापन के बारे में पूछें कि मापन क्या है, तो मापन का मतलब होता है ये संख्यात्मक होता है, ठीक है ना, न्यूमेरिक डाटा होता है। इसको परसेंट में, मात्रा में, क्वांटिटी में, मतलब अंकों में, डिजिट में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो शैक्षिक मापन का मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन ज़रा देखेंगे, परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो परीक्षण क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जो करने की प्रक्रिया है वही क्या है, परीक्षण है। परीक्षण का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसका जो व्यवहार है उसका अध्ययन जो करते हैं, जो प्रक्रिया होती है उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की, वही क्या कहलाती है, परीक्षण कहलाता है ना। बहुत ईजी है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के 2 पक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पे, ज्ञानात्मक है और भावात्मक है। ज्ञानात्मक और भावात्मक, ये दोनों पक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है ना। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो व्यापक का मतलब क्या होता है, काफ़ी विस्तार जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं व्यापक। व्यापक का मतलब ये बहुत ज़्यादा तक प्रसार होना। तो देखिए, बालक के अधिगम को, है ना, प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन के 2 प्रमुख कारक बताइए। प्रकार बताना है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के प्रकार में 2 हैं, रचनात्मक है और योगात्मक है। कौन कौन से हैं, रचनात्मक और योगात्मक, है ना। बैकग्राउंड में यदि थोड़ा म्यूजिक आ रही होगी तो थोड़ा साउंड बज रहा है साइड में, तो हो सकता है, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे आप, है ना। बट आप वीडियो में लगातार बने रहें और देखिए आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता का क्या अभिप्राय है। अच्छे परीक्षण, एक अच्छे परीक्षण में यथार्थता मतलब वैधता का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए क्या होता है, अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है, ठीक है। अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है, मतलब बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। किसी से प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो देखो, प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता चल जाए, है ना। हम बालक से कक्षा में प्रश्न क्यों करते हैं, ताकि हम उस बालक के ज्ञान के बारे में पता कर पाएँ, है ना,
इसलिए इसके स्तर के बारे में पता कर पाएँ, इसलिए हम उससे प्रश्न करते हैं। तो देखिएगा क्या करता है, ज्ञान के मतलब बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये सभी के सभी प्रश्न आए हैं, मैंने बताया 2016 से लेकर अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं हमने उनको चूज किया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यही बोर्ड में आएंगे आपके एग्ज़ाम में, मतलब घूम फिर के इसी में से आना है। तो आप समझ लेंगे तो आप बना के भी लिख सकते हैं अच्छे से। अगला देखो, अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, है ना। अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है? तो देखो, प्रश्न क्या होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में बनाए गए होने चाहिए। प्रश्न ना ज़्यादा सरल होने चाहिए और ना ही ज़्यादा कठिन होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए, मिडिल होने चाहिए, बीच के होने चाहिए। ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, ठीक है, मॉडरेट होना चाहिए कह सकते हैं हम। तो प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। जो प्रश्न है वो बच्चों के स्तर के आधार पर होने चाहिए। अब ये नहीं कि है ना 5 साल का बालक है, पढ़ रहा है पहली क्लास में, तो आप उसको जो है 8 साल के बालक के स्तर का क्वेश्चन बना के दे दें तो कहाँ से सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो आप जान सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताना है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपको पता है 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। इसी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और क्या है, निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। अगला देखो, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक शोध क्या है? तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध, है ना, क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध। फिर से सुनेंगे आप, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के मतलब जिस भी कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या है उसके कारणों को जानने व समाधान के लिए किया जाने वाला शोध जो होता है वही क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा अगला देखते हैं। यहाँ पे हम सेकंड पेज लेते हैं। नेक्स्ट, लगभग 1 घंटे की प्रश्न है ना, ये चलेगा 1 घंटे तक ये सभी प्रश्न चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनको कवर कर लेंगे हम। तो आप लगातार जो है हमारे साथ केवल बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें और 1 से 2 बार आप ज़रूर देख लेना, है ना, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए क्या है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों के का नाम लिखना है। तो कौन कौन से हैं क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण, कौन कौन से हैं? साक्षात्कार द्वारा, कहने का मतलब इंटरव्यू के द्वारा, और कैसे, प्रश्नोत्तर द्वारा और उनका अवलोकन करके। ये सभी क्या है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं। 2 से इसमें 3 है, 2 ही लिखना है। तो साक्षात्कार द्वारा भी, प्रश्नोत्तर द्वारा और बच्चों का अवकलन करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है? तो देखो, परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों में से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, मतलब प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? तो नवाचार का मतलब है वह परिवर्तन है, नवाचार जो पूर्व स्थितियों में नवीनता का संचार करे। तो नवाचार क्या है? वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थितियों, है ना, पूर्व विधियों में क्या करे, नवीनता का संचार करे। ये होता है शिक्षा में नवाचार। तो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। एक होता है मूल्यांकन का अर्थ जो कि अलग होता है, एक है मूल्यांकन का लक्ष्य, इसका टारगेट क्या होता है। तो देखते हैं मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है, पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि करना बालक की, क्योंकि ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी के स्तर के और जूनियर के स्तर के बालकों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में आपको उनके अधिगम में वृद्धि करना, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। ये मूल्यांकन के क्या हैं, सभी लक्ष्य हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताना है कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय, विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का क्या है, मूल्यांकन करना है। तो याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से क्या तात्पर्य होता है? तो देखो, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है।
जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना, बन सकता है अब की बार। क्वेश्चन देखिए अगला, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन में युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो युग्म मूल्यांकन का मतलब देखिए, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। युग्म मूल्यांकन में क्या होता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे के बारे में, उनकी सफलतापूर्वक के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं कि है ना, एक से मतलब जो छात्र का कम नंबर आया तो क्यों आया, एक का ज़्यादा आया तो क्यों आया, तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखो, सतत मूल्यांकन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सतत मूल्यांकन क्या है? तो देखो सतत का मतलब है कंटिन्यू चलने वाला जो मूल्यांकन है। तो सतत कब होता है मूल्यांकन? देखो सतत मूल्यांकन से यहाँ से उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है ना। जैसे कि क्लास में बच्चों का जो है हम पढ़ाते रहें और बीच बीच में उनसे हम क्वेश्चन भी करते रहें, और या फिर 2-4 दिन पढ़ाने के बाद उनका हफ्ते में टेस्ट लेते रहें, तो ये जो चलेगा मूल्यांकन, ये क्या होता है? सतत मूल्यांकन होता है, क्योंकि ये उनके पढ़ाई के साथ साथ अध्ययन के साथ साथ चलता रहता है। तो जिससे शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे, है ना, कि कौन कितना जो है क्या कर रहा है? अधिगम के द्वारा शिक्षा को अर्जित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताओ। तो व्यापक मूल्यांकन का देखिए उद्देश्य क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों मतलब कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन में इन सभी का क्या होता है? मूल्यांकन होता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक और मूल्यांकन, इनका करना होता है, मूल्यांकन करना। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये जो है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो आइए देखते हैं क्या आशय है। तो जो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बच्चे में डील डोल तथा भार में वृद्धि, है ना। बच्चे की डील डोल मतलब उसके शरीर की संरचना और उसके भार में वृद्धि से है। तो आगे देखते हैं, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती। ठीक है, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। मतलब सब पार्टों से अध्ययन करना है इसका। तो बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसके सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने की क्षमता में भी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि उसके मस्तिष्क में क्या होगी? अभिवृद्धि होगी, है ना। उसके जो माइंड है उसमें क्या होगा? प्रसार होगा। तो क्लियर सी बात है कि क्या हो जाएगा? उसमें जो है तर्क करने, स्मरण करने की क्षमता में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। ये है मतलब तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क में वृद्धि का ही परिणाम है। तो तर्क करना, सोचना किसी चीज़ के बारे में, है ना, इमेजिनेशन करना, ये सभी किसके द्वारा होते हैं? अभिवृद्धि के द्वारा ही होते हैं। मतलब ये सभी अभिवृद्धि के परिणाम हैं। तो अगला पेज लेते हैं, देखते हैं। तो यार आप सभी को यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना और उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। बहुत हेल्प मिलेगी आपको हमारे वीडियो से, है ना। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं तो कुछ समय बाद बहुत ही अच्छे से आपको जो है कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल हाथों से लिख कर। और मैथ वेथ तो बहुत ही भयानक तरीके से पढ़ाएंगे हम। मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, देख लेना आप, पढ़े हैं वीडियो, है ना। विज्ञान के तीनों विज्ञान, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, उनके बारे में मैंने एक बहुत अच्छा सेशन लिया है, तो आप देख लेना। उसमें फर्स्ट और थर्ड के नाम से हमने डाल रखा है, तो सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट में चले जाना या फिर जो है हमारे वीडियोस में चले जाना यूट्यूब के। जब हमारे को ओपन करोगे तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है ना। तो अगला देखिए, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचनाओं, मतलब जोड़ा का मतलब है 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक में एक सूची मतलब आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची मतलब प्रतिक्रिया सूची में एक या अधिक सूचियाँ हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाना जाता है ना, जोड़ा बनवाया जाता है। ये चीज़ें हैं। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना है। ठीक है, तो याद कर लेंगे आप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? देखिए, वो आशय था और ये शोध का मतलब क्या है ये बताना है। तो देखो क्या होता है, क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है
जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास एवं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो याद कर लेना। अगला देखो, न्याय दर्श से क्या आप समझते हैं? तो न्याय दर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं। क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहारिक के विषय में क्या हो जाए, निर्णय लिया जा सके। ठीक है ना, ये मतलब इसका होता है। तो एक दो बार पढ़ लेंगे आप तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है ना? शून्य परिकल्पना क्या होती है? तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से क्या होती है, नकारात्मक परिकल्पना होती है। बहुविकल्पीय बन सकता है कि शून्य परिकल्पना क्या होती है, एक प्रकार की नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई क्या है, संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। तो इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताओ। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं, नंबर 1, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है ना। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं अगला जल्दी से। हमारी कोशिश रहेगी कि कम समय में बहुत अच्छे से आपको जो है समझाया जा सके क्वेश्चनों के बारे में। तो आप देखिएगा, नवाचार से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाचार क्या होता है? किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। नवाचार का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को नवीन तरीके से करना, मतलब नए ढंग से करना, ये होता है नवाचार का मतलब। ठीक है, आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को क्या दिया जा रहा है, महत्व। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के ज़माने में जो पढ़ाई है उसको डिजिटली कर रहे हैं, तो देख रहे हैं नवाचार का यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताओ। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों के नाम देने हैं। तो क्या क्या है? अवलोकन करना एवं साक्षात्कार। ये क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख क्या है, उपकरण हैं। क्या क्या है? अवलोकन करना, जैसे विद्यार्थी के बारे में उसका टेस्ट लेके उसका के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। और साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू के द्वारा, सामने है ना, प्रत्यक्ष रूप से किसी स्टूडेंट को हम जो है बुला के क्रियात्मक शोध पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। बार बार यही चैप्टर ही है, मतलब यही पेपर ही है, तो यही बार बार बन रहा है क्वेश्चन। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध क्या है? शोध का एक व्यवहारिक रूप है। क्रियात्मक शोध क्या है? शोध करने का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके थे, इसलिए टाइम नहीं लगाते हैं। अगला देखो, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, है ना, प्रश्नों की जो बनाए हम शब्दावली वो संक्षिप्त हो। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से क्या हो, अलग हो, क्योंकि पुस्तक की लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होती है, अगर है ना, तो हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा उसकी भाषा की लैंग्वेज को। वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे, है ना, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो। वही मतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी 6 साल का है तो उसे 10 साल का क्वेश्चन ना दिया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उनमें क्रमबद्धता हो, मतलब जो क्वेश्चन बनाए जाए वो क्रम से एक के बाद एक बनाए जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में, है ना, बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। कक्षा में, कक्षा बोला जाता है, इसको कक्षा नहीं बोलते, ठीक है ना। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं, तो बताओ क्यों करते हैं। अगर आपने 1 महीने की इंटर्नशिप की होगी टीचिंग, है ना, तो आपको पता होगा क्यों करते हैं। तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में क्या क्यों करते हैं, उसको जागृत करने के लिए करते हैं। विषय के ज्ञान व
समझ की परीक्षा लेने के लिए करते हैं। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध मतलब जोड़ने के लिए करते हैं। उसके पहले ज्ञान को और जो है नए ज्ञान से क्या करते हैं हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद पाठ की पुनरावृत्ति करने मतलब पाठ को बार बार दोहराने के लिए हम करते हैं। नए ज्ञान का अभ्यास करने के लिए करते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, परिकल्पना से क्या आशय है आपका। तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या है, परिकल्पना है। याद कर लेना, क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या है, परिकल्पना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार क्या है, निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, मौखिक है, ओरल, लिखित है ना, साक्षात्कार द्वारा, निरीक्षण द्वारा, अवलोकन द्वारा, प्रायोगिक है ना, प्रयोग करा करके है ना, वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा, और रचनात्मक आंकलित करके। ये सभी हैं मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों के लिए। तो विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों है ना मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो व्यापक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, बच्चे के सभी प्रकार के है ना उनके गुण और दोषों के बारे में हम जान सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। क्योंकि मूल्यांकन में ही क्या आता है, मापन। अगर आपसे पूछे मापन क्या है, तो मापन जो होता है वो मूल्यांकन का ही भाग होता है। तो मापन जो होता है मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों को उल्लेख कीजिए। मतलब इनका उल्लेख करना है, बताना कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं कौन कौन, पढ़ चुके हैं। संज्ञानात्मक है ना, जिसको ज्ञानात्मक भी कहते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। 3 होते हैं है ना, संज्ञानात्मक जिसको ज्ञानात्मक भी बोलते हैं, भावात्मक, और कौन है कौशलात्मक, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं व्यवहारात्मक। तो ये सभी क्या है मूल्यांकन के प्रमुख क्या है पक्ष है। तो आप इसके बारे में तैयार कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और फास्ट करते हैं। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। स्मृति प्रश्न, स्मृति में क्या होता है, बच्चों की याददाश्त को चेक किया जाता है। उसके बाद विचारोत्तर प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न बच्चों से करते हैं जिस पे वो विचार करें है ना, जिनसे उनकी स्मृति में भी डेवलपमेंट हो। अगला शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न। बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ये सभी होते हैं। अगला देखो, अगला है क्रियात्मक शोध की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता होती है क्रियात्मक शोध करने की। तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उनके समान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला जल्दी से। मूल्यांकन से क्या आपका अभिप्राय होता है, मूल्यांकन का क्या अभिप्राय है आपका। तो देखिए, मूल्यांकन से आशय मूल्य के क्या है, अंकन से। ये याद कर लेना, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, ये विकल्प में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो मूल्य के अंकन करने से है। आगे, शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। याद कर लेना इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन क्या होती है, ऐसी वर्णनात्मक क्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा, उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। तो याद करना। अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षण का अर्थ बताओ। परीक्षण का मतलब क्या होता है, परीक्षण करना किसी चीज़ का, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, परीक्षण क्या होता है, मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है, उपकार या उपाय है यहाँ पे बोलेंगे, जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग के लिए किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है। इस कारण से ही इसकी व्यवहारिकता क्या होती है, अधिक होती है। याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, शिक्षण उद्देश्य है, अधिगम की क्रियाएं हैं, व्यवहार में क्या है परिवर्तन। ये सभी क्या है मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक शोध के चरण बताने हैं। देखिएगा, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, ये पूछ सकता है, कितने सोपान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। कौन कौन, सबसे पहले क्या करते हैं हम, समस्या का चयन करेंगे है ना बालक द्वारा। उसके बाद समस्या को क्या करेंगे हम,
डिफाइन करेंगे मतलब परिभाषित करेंगे। फिर हम समस्या का सीमा अंकन करेंगे कि उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। फिर समस्या के संभावित कारणों का क्या करेंगे, हम पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे 4 नंबर पे। फिर क्या करेंगे जब ये हो जाएगा तो फिर क्रियात्मक परिकल्पना का क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे। फिर क्या करेंगे 6 नंबर पे, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और लास्ट में क्या निकल के आएगा, उसका निष्कर्ष। तो क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं तो आप बता देंगे कितने हैं, 8 चरण हैं जो कि इस तरह से हैं। अब इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। जो सतत है और जो व्यापक मूल्यांकन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, CBSE के द्वारा, ठीक है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। किसके, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसने शुरू किया, तो CBSE द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला पेज लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए, है ना। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार है निम्नलिखित। पहला क्या है, वर्णनात्मक निबंध, फिर विचारात्मक निबंध, फिर भावात्मक निबंध, फिर साहित्य या आलोचनात्मक निबंध। ये सभी क्या होते हैं, निबंधात्मक परीक्षा के क्या हैं, प्रकार हैं। अगला देखो क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषता बताओ। उत्तम परीक्षण की, किसी की उत्तम तरीके से मतलब अच्छे से परीक्षण करना है तो उसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो देखिए क्या क्या होती है, कई होती है। पहला, अच्छे परीक्षण समप्रयोजन उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जिनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ क्या करते हैं, मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से क्या होते हैं, सुगम होते हैं। और अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मापन के प्रकार बताने, मेजरमेंट के टाइप्स बताने हैं प्रकार। तो कौन कौन से हैं, पहला है शाब्दिक को यह कहते हैं हम नामित। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में उनको शब्द दे देते हैं, इनको नाम दे दिया जाता है। जैसे कि है ना, डॉक्टर है और ले लें यहाँ पे हम अलग से अध्यापक ले लें तो नाम के द्वारा इसमें होता है। फिर कर्मिक होता है, जिन्हें हम क्रम से मापन करते हैं, एक के बाद एक, जैसे कि गिनती हो सकती है। उसके बाद अंतरित मतलब 2 चीज़ के बीच में क्या करके, डिफरेंस गैप करके। फिर अनुपातिक मापन, सबसे अच्छा कौन मापन होता है, अनुपातिक मापन होता है, याद करना, ठीक है। अगले देखो, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो क्रियात्मक शोध की समयावधि BTC के लिए या UPDLED के लिए क्या है, 1 महीना, जो टीचिंग लगती है आपकी, इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो विश्वसनीयता क्या है, अच्छा परीक्षण क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रसारित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त हो। मतलब हर बार, चाहे इतनी बार हम उसको जो है क्या करें, उससे परीक्षा से निष्कर्ष निकालें, लेकिन हर बार क्या हो, निष्कर्ष एक ही समान निकले, मतलब एक ही निकले। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं, विश्वसनीय कहा जाता है ना। कोई व्यक्ति किसी के प्रति विश्वसनीय कैसे बनता है कि जब वह चाहे एनी टाइम जब भी आप उससे उसकी बात करें, उसके बारे में जैसे पहले बात किया हो वैसे ही बात करे, या वही चीज़ बताए जो उसने पहले बताया हो, तो इससे क्या होता है, विश्वसनीयता बन जाती है एक व्यक्ति की दूसरे के प्रति। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निदानात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लघुत्तरीय में बन सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, निदान क्या होता है, क्यों किया जाता है बच्चों का। तो निदानात्मक का मतलब क्या होता है, पहले देखिए क्या होता है। निदान में क्या करते हैं हम, बच्चों के समस्या के बारे में जानते हैं केवल, ठीक है। निदान का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ की समस्या के बारे में जानना। तो देखिए अब यहाँ बच्चों संबंधित है तो क्या होगा, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र का आया है। कहाँ से आया है अगर पूछ ले तो ये चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ क्या है, मूल कारण को जानना। मैंने बताया ना कि बच्चे की समस्या को जानना, है ना, कि क्या कमी है, क्यों उसको मतलब कोई भी विषय उसका वीक है तो क्यों है, वही जानना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। उसके बाद देखिए आगे, फिर जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न परीक्षण मतलब टेस्ट के आधार पर उसके रोग का क्या करता है, निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियाँ, है ना, सीखने कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। देखो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें हम
समस्या को जब जान जाते हैं तो उसका उपचार करके सही कर देते हैं, तो उपचारात्मक। जबकि निदानात्मक में केवल हम क्या करते हैं, उसकी कमियों के बारे में हम केवल जानते हैं, है ना, कि जैसे कि किसी डॉक्टर क्या होता है, किसी व्यक्ति को कौन सा रोग है उसका पहले पता लगाता है, फिर उसका क्या करता है, उपचार करता है। तो ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। देखिए कार्टर गुड के अनुसार दिया गया है निदान का क्या अर्थ है, सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना, मतलब पता लगाना ही क्या है, निदान है। निदान का मतलब मैंने बता दिया। और अगर उपचार बोलेगा तो उपचार में क्या होगा, उसको हम दूर करेंगे जहाँ कमी होगी। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन यही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताओ, क्यों किए जाते हैं उपचारात्मक परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना है हमें। इसके द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। छात्रों की योग्यता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर कर सकते हैं हम। और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को भी हम जगा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम उनके अंतर्गत समायोजित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बस थोड़ी देर की और बात है, धैर्य बना के रखें आप। देखिए दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 18 के सभी आए हैं। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है, प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का क्या होता है, आकलन होता है, याद रखना। दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है, तो पूछ सकता है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, है ना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, ज्ञान है, अवबोध है, अनुपयोग है, विश्लेषण है और कौन है, संश्लेषण। यदि हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड पे ले जाएंगे, हो जाता है। और जो है ना, ये फीचर दिया होता है यूट्यूब में, तो वहाँ से आप स्लो करके देख सकते हैं। अगला देखो, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन की परिभाषा देनी है कि मूल्यांकन क्या है। तो NCERT के अनुसार से ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है इसके अनुसार। तो NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, हम जो है इस मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। NCERT के डेफिनेशन है, और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य बताना है। तो यहाँ तो कई सारे हैं, 2 इसमें लिखना है। तो आइए सब देख लेते हैं। चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देश, निदान, अन्वेषण एवं शोध कार्य, ये सभी के सभी शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखो, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। किसी भी बच्चे का कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किसके द्वारा कर सकते हैं। उत्तेजना का उद्दीपक, है ना, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही द्वारा, उसको नियंत्रित करके, सामंजस्य बनाकर, स्वाभाविकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे का। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है। तो बताइए, देखते हैं। मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार की होती है। कहाँ पे, शैक्षिक अनुसंधान में। कौन कौन सी, सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, है ना, परीक्षण प्रणाली में सुधार, विद्यालयों में सुधार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पेज का लास्ट है, बाकी अभी एक पेज और बचा है, धैर्य बनाए रखेंगे आप बस केवल। देखिएगा, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है। अवलोकन का मूल्यांकन में क्या क्या महत्व आता है। तो देखो, क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना, जिससे उसके व्यवहार, है ना, जिससे उसके व्यवहार विषय में निर्णय लिया जा सके। तो आइए जल्दी से लेते हैं लास्ट पेज और ख़त्म करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप 1-2 बार जब देख लेंगे ना तो बहुत ईजी भी है, ये समझ लेंगे आप तो बहुत ईजी है। देखिएगा, क्योंकि ये आप एक्टिविटी किए होंगे, यदि आपने 1 महीने की टीचिंग की होगी तो देखिएगा। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए, कौन कौन से हैं। तो किसके द्वारा, अवलोकन द्वारा एवं साक्षात्कार, ये सभी क्या है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं। बाकी और हो सकते हैं, लेकिन 2 ही पूछा है तो ये हो गया यहाँ पे। अगला देखो, परिकल्पना क्या है। परिकल्पना क्या होती है, ये सभी 19 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्लियर, एकदम 100% इसी में से आना है। देखिएगा, क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का
प्रस्तावित क्या है, उत्तर परिकल्पना है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित ही क्या है, उत्तर परिकल्पना है। याद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या लिखना है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या होती है। देखो, लिखित अभिव्यक्ति को की उपयोगिता, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं अस्थायी हो जाता है, ठीक है, फिक्स हो जाता है। दूसरा, पठित अंश मतलब पढ़ने वाला जो भाग है या विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से समझ लेता है। अगला, बालक में मौलिकता का क्या होता है, विकास होता है। अगला, बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ये सभी के सभी हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण में कौन कौन से हैं। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन, देखिएगा मूल्यांकन क्या है, मापन है। एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से। पहला है समजातीय मैट्रिक्स, ठीक है, पहला। दूसरा है सोशियोग्राम तथा तीसरा क्या है, समजातीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। तो देखो क्यों है, समाज के लिए जिन कारणों से मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है वे सामान्य रूप से क्या होते हैं, निम्नांकित हैं। नंबर 1 पहला कौन है, समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। नंबर 2 है समाज शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रयास करता है। नंबर 3 है मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का क्या होता है, प्रगति का ज्ञान होता है। तथा सबका आधार क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था। इन सभी का आधार क्या है, शिक्षा व्यवस्था है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, क्या दिया है अगला क्वेश्चन, मांसपेशियाँ एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन में के पक्ष में किस प्रकार से संबंधित होती हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से होती हैं, क्रियात्मक एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। अभिव्यक्ति क्या होती है, किसी व्यक्ति का, है ना, जो भाव है वो प्रकट करना है, क्या कहलाती है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति कहलाती है। भाव और विचारों को व्यक्ति का उसके द्वारा प्रकट किया जाना है, क्या कहलाती है, उसकी अभिव्यक्ति कहलाती है, मौखिक, ठीक है ना। अगला देखो, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से। इसमें क्या होता है, वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। याद कर लेना, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा, है ना। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या होता है, वार्तालाप, कहानी, है ना, कथन, भाषण के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा बच्चों में करा के, संवाद, परिचर्चा, है ना, विचार विमर्श, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, संस्मरण, और ये सभी शामिल होते हैं किसमें, मौखिक अभिव्यक्ति में, के साधन है सभी। अगला क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप बार बार देखना, 2 बार केवल देखना सही से, है ना, बहुत आराम से, बिना वीडियो को बढ़ाए हुए, तभी आपका क्लियर होगा। अगर आप बढ़ा के देखेंगे ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विशेषता लिखना है। तो देखिएगा कौन कौन सी विशेषता है। तो देखिएगा, ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए अग्र विधियों का, है ना, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे, लेकिन है नहीं, स्कैन नहीं है, हट चुके हैं। तो उपचार का मतलब क्या होता है, अब आपको हम बता रहे थे, ऐसे सुनिए केवल आप बस। अभी देखो, एक होता है निदानात्मक परीक्षण और एक होता है उपचारात्मक। तो निदानात्मक में क्या होता है, किसी भी बच्चे के बारे में हम ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे को, है ना, बच्चे के सीखने में, पढ़ने में जो ज्ञान अर्जित कर रहा है उसमें कमी कहाँ हो रही है। तो जब हम कमी को पता लगाते हैं तो वो क्या होता है, निदानात्मक। जबकि जब हम उसको कमी को पता लगा लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने स्तर से विभिन्न तरीकों को अपनाकर, है ना, उसके निदान को दूर करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो आप ये सब बना के लिख देंगे, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें यूट्यूब पर। आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना, क्या करेंगे, मैथ, साइंस, मतलब लगभग सभी, और सेमेस्टर के पूरे, अब की बार तो समय थोड़ा कम मिला, अभी जल्दी में हमने सिस्टम किया, ये बनाया, लेकिन अब की बार जो सेमेस्टर आपका आएगा, 2nd है, और कौन सा है, 4th जो आएगा उसमें, और 1st के लिए भी, 3rd के लिए भी हम बहुत ज़बरदस्त क्लासें लाएंगे, ठीक है। टीचर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत जल्द जो है उनको भी लाएंगे हम, और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, है ना, और जो है सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो दूसरा बनाने के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।